हेलो। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। हमारे जीके गुरु टेक्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेके आए हैं रीट मेंस लेवल 1 और लेवल 2 के लिए। सूचना प्रौद्योगिकी आईसीटी। आईसीटी का महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। आईसीटी क्वेश्चन 10 आएंगे। 10 क्वेश्चन आएंगे आपके लिए। 10 नंबर के आएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 20 नंबर के आएंगे। 10 क्वेश्चन आएंगे। तो हम आईसीटी के क्वेश्चन लेके आए हैं दोस्तों। अब तक की जितनी भी परीक्षाएं हो चुकी है उनमें पूछे गए आईसीटी के 10 क्वेश्चन है दोस्तों। बहुत ही अच्छे प्रश्न है। हूबहू छपने वाले प्रश्न है दोस्तों। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। कहते हैं दोस्तों, अगर आपका रास्ता सही दिशा में हो तो मंजिल अपने आप सही मिलती है। अगर आप मेहनत करेंगे, सच्ची लगन से लगे रहेंगे तो आपको मेहनत जरूर मिलेगी। आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। जो भाई हमारे जीके गुरुटेक चैनल के साथ नए जुड़े हैं उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर भी करें। आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। आज की क्लास में सबसे पहले हम करा रहे हैं यूनिट 1। यूनिट 1 दे रखी है सूचना प्रौद्योगिकी के आधार। सूचना प्रौद्योगिकी के आधार दे रखे हैं दोस्तों। क्वेश्चन आएगा इससे। पिछली परीक्षा में पूछे गए प्रश्न लेके आए हैं दोस्तों। पहला है आपका सामान्य परिचय है कंप्यूटर का, जिसमें पहला प्रश्न दे रखा है आपका। पहला प्रश्न दे रखा है कंप्यूटर का प्राथमिक उद्देश्य किसको प्रोसेस करना और उसे सूचना में बदलता है। इलेक्ट्रिसिटी, डाटा, रॉ मटेरियल, पानी। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जा सकता है। तो जो कंप्यूटर का प्राथमिक उद्देश्य होता है दोस्तों, वो होता है डेटा को प्रोसेस करना और सूचना को बदलना। कंप्यूटर का प्राथमिक प्रथम उद्देश्य होता है दोस्तों, वो होता है जो डाटा होता है उस डाटा को प्रोसेस करता है और उनसे सूचनाओं में बदल देता है। ये आरएससीआईटी की परीक्षा हुई थी 2023 में, उसमें पूछा गया था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, पूछा जा सकता है। थोड़ी थोड़ी व्याख्या भी देख सकते हैं हम। इसकी व्याख्या दे रखी है, डेटा कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस की जाने वाली कच्ची सामग्री है। इसमें संख्याएं, अक्षर, चित्र या कोई अन्य प्रारूप हो सकता है। डेटा में ये चीजें हो सकती हैं। कंप्यूटर डेटा को प्रोसेस करके उसे उपयोगी सूचना में बदलना, जिसका उपयोग निर्णय लेने या अन्य कार्यों के लिए किया जा सकता है। डेटा प्रोसेसिंग में डेटा को इकट्ठा करना, इसे व्यवस्थित करना, उस पर गणनाएं करना और उसे प्रस्तुत करना शामिल हो सकता है। कंप्यूटर विभिन्न प्रकार के डेटा प्रोसेसिंग कार्य कर सकता है, जैसे डेटाबेस प्रबंधन, स्प्रेडशीट गणनाएं, वर्डशीट प्रोसेसिंग। महत्वपूर्ण कार्य भी कर सकता है डाटा कंप्यूटर। अगला सवाल है आपका। अच्छा प्रश्न है दोस्तों, कौन सी अमेरिकन कंप्यूटर कंपनी बिग ब्लू कहलाती है? माइक्रोसॉफ्ट, कॉम्पैक्ट कोर्स, आईबीएम, गूगल। तो दोस्तों जो अमेरिकन कंपनी है वह बिग ब्लू कहलाती है, वो है आपकी आईबीएम। आईबीएम होती है वो बिग ब्लू कहलाती है।
आईबीएम का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ध्यान रखना। आईबीएम का पूरा नाम पूछा जाता है। आईबीएम की स्थापना 1911 में की गई थी दोस्तों, अमेरिका ने की थी। आईबीएम है जिसका उपयोग महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी कंपनियों में किया जाता है। जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं उसमें किया जाता है, जो कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और सेवाएं प्रदान करती है। आईबीएम ने कई महत्वपूर्ण कंप्यूटर प्रौद्योगिकी का विकास किया है, जिसमें मेन फ्रेम कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर शामिल है। आईबीएम को बिग ब्लू नाम से भी जाना जाता है। इसके नीले लोग और कंपनी की विशालता के कारण इसे बिग ब्लू भी कहते हैं। आईबीएम है दोस्तों, वो दुनिया की सबसे बड़ी कंप्यूटर कंपनियों में से एक है और प्रौद्योगिकी में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी भी है। पूछा जाता है दुनिया में सबसे बड़ी कंप्यूटर कंपनी कौन सी है, तो वो है आपकी आईबीएम। यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है आपके लिए। अगला सवाल है आपका, प्राथमिक तौर पर एकल बस संचार संरचना कहाँ पाई जाती है? एकल बस संरचना, सिंगल बस स्ट्रक्चर पूछा है दोस्तों। सुपर कंप्यूटर्स में, मिनी और माइक्रो कंप्यूटर्स की, उच्च परफॉर्मेंस मशीनों में, मेन फ्रेम में। तो प्राथमिक तौर पर जो एकल बस संरचना होती है दोस्तों, वो पाई जाती है आपकी मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर्स में। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। थोड़ी व्याख्या भी देख लेते हैं हम इसकी। थोड़ी व्याख्या दे रखी है दोस्तों कि जो एकल बस संरचना या सिंगल बस स्ट्रक्चर है वो आर्किटेक्चर है जिसमें सभी घटक जैसे सीपीयू है, मेमोरी है और इनपुट आउटपुट डिवाइसेज है, ये सभी एक ही जगह पर व्यवस्थित होते हैं। कंप्यूटर में एक ही जगह पर व्यवस्थित होते हैं, ये होती है बस। यह कम जटिल और कम लागत वाली प्रणाली है जो आमतौर पर मिनी और माइक्रो कंप्यूटरों में उपयोग की जाती है। सुपर कंप्यूटर हाई परफॉर्मेंस मशीन और मेन फ्रेम अधिक जटिल और तेज प्रदर्शन के लिए मल्टीपल बस आर्किटेक्चर और इंटरकनेक्टेड नेटवर्क का उपयोग करते हैं। जब भी कोई डिवाइस डेटा भेजता है या प्राप्त करता है तो वह पूरी बस को उपयोग करता है। यदि दो डिवाइस एक ही समय में डेटा ट्रांसफर करना चाहे तो बस आर्बिट्रेशन द्वारा यह तय किया जाता है कि किसे प्राथमिकता मिलेगी। डेटा ट्रांसफर पूरा होने के बाद अन्य डिवाइस बस का उपयोग कर सकते हैं हम। अगला सवाल है आपका, अच्छा सवाल है दोस्तों, पूछा भी गया है 2023 में परीक्षा में। प्रत्येक सुपर कंप्यूटर की गति कितनी है? 4.4 पीएफ, 5.4 पीएफ, 6.8 पीएफ, 7.5 पीएफ। तो प्रत्येक एक भारतीय सुपर कंप्यूटर है दोस्तों जिसका उपयोग मौसम पूर्वानुमान में लगाया जाता है। मौसम के पूर्वानुमान में लगाया जाता है, उपयोग किया जाता है इसका। तो प्रत्येक सुपर कंप्यूटर की गति होती है दोस्तों, वो होती है 6 से ऊपर होती है, 6.8 पीएफ के बराबर होती है। तो गति होती है 6.8 पीएफ होती है। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। यह भारत का सुपर कंप्यूटर है दोस्तों जिसका उपयोग मौसम पूर्व अनुमान में और जलवायु अनुसंधान के लिए किया जाता है। सुपर कंप्यूटर सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर होते हैं। इनका उपयोग वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग समस्याओं को हल करने के लिए किया जाता है। ये महत्वपूर्ण कंप्यूटर होते हैं दोस्तों। जो पीएफ होता है दोस्तों वो पेटाफ्लॉप होता है। पेटाफ्लॉप होता है, ये कंप्यूटर की गति को मापने की एक इकाई होती है। पेटाफ्लॉप पीएफ होता है, वो पेटाफ्लॉप होता है, ये कंप्यूटर मापने की इकाई होती है जो कि प्रति सेकंड 1 क्वाड्रिलियन फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन के बराबर होती है। प्रत्येक सुपर कंप्यूटर का विकास भारतीय उष्ण देशीय मौसम विज्ञान संस्थान IITM द्वारा किया गया था।
भारत के और भी कंप्यूटर हैं दोस्तों, वो हैं आपके प्रसिद्ध कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर में परम कंप्यूटर, अनुपम कंप्यूटर, विक्रम कंप्यूटर शामिल हैं दोस्तों। सुपर कंप्यूटरों का उपयोग दवा की खोज, सामग्री विज्ञान और अन्य क्षेत्रों के अनुसंधान के लिए भी किया जाता है। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला सवाल है आपका, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटरों को किस दौरान विकसित किया गया था? 70 से 90, 1959 से 1965, 1949 से 1670, 1965 से 1970। अच्छा सवाल है दोस्तों, पूछा जा सकता है। तो द्वितीय पीढ़ी कंप्यूटरों का आविष्कार हुआ था दोस्तों, विकास हुआ था, वो हुआ था आपका 1959 से 1965 तक। ऑप्शन दो आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन दो आपका सही जवाब हो जाएगा। जो भाई हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हैं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। थोड़ी व्याख्या भी देख सकते हैं दोस्तों। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था। पूछा जाता है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में किसका उपयोग किया गया था, द्वितीय पीढ़ी के किसका किया गया था, जो कि वैक्यूम ट्यूब की तुलना में छोटे, तेज और अधिक विश्वसनीय होते हैं। वैक्यूम ट्यूब का उपयोग प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में किया गया था, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था। जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर हैं उनकी तुलना में कम ऊर्जा खपत होती है द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में, छोटे भी होते हैं, तेज भी होते हैं, अधिक विश्वसनीय भी होते हैं। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में फोर्ट्रैन और कोबल जैसी उच्च स्तरीय भाषाओं का प्रयोग किया गया था। द्वितीय स्तरीय कंप्यूटरों में प्रमुख कंप्यूटर हैं IBM 1401 और यूनिवैक सेकंड भी शामिल है। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटरों का उपयोग व्यवसायों, विश्वविद्यालयों में किया जाता है दोस्तों। अगला सवाल है आपका, हरमन होलेरिथ जनक हैं। जो हरमन होलेरिथ हैं दोस्तों वो किसके जनक हैं? हाइपर कार्ड के, यूनिटर्म के, पंच कार्ड के, वेटकन कोड के। तो जो हरमन टर्न हेलोरिथ है दोस्तों वो है आपके पंच कार्ड, ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। पंच कार्ड के जनक हैं दोस्तों। हरमन हेलोरिथ एक अमेरिकी सांख्यिकीविद थे। इन्होंने पंच कार्ड मशीन का आविष्कार किया था। जो पंच कार्ड का उपयोग डेटा को स्टोर करने और प्रोसेस करने के लिए किया जाता है। हेलोरिथ की मशीन का उपयोग 1890 की अमेरिकी में जनगणना के डेटा को संसाधित करने के लिए किया गया था। पंच कार्ड डेटा प्रोसेसिंग के स्वचालित में एक महत्वपूर्ण कदम है दोस्तों। हेलोरिथ के बाद में टेबुलेटिंग मशीन कंपनी की स्थापना की थी, जो बाद में IBM बन गई थी। कहते हैं दोस्तों कि जो पंच कार्ड था जिसका आविष्कार किया था वो हेलोरिथ ने किया था। अगला सवाल है आपका, यूनिवैक है, यूनिवैक है पूछा है दोस्तों। अच्छा सवाल है दोस्तों, यूनिवैक के बारे में पूछा है। यूनिवैक, तो यूनिवैक होता है दोस्तों, जिसका पूरा नाम होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर होता है। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर होता है दोस्तों। तो यूनिवैक है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवैक है दोस्तों यह पहला व्यावसायिक रूप में उत्पादित कंप्यूटर है। यूनिवैक को जे प्रेसपर, एकर्ट और जॉन मोचाली द्वारा विकसित किया गया था। उन्होंने एनिएक का भी विकास किया था। एनीवैक का उपयोग व्यवसाय और सरकारी एजेंसियों द्वारा डेटा प्रोसेसिंग के लिए किया जाता था। यूनिवैक का पहला कंप्यूटर था जो संख्याओं और वर्णमालाओं को दोनों को प्रोसेस कर सकता था। यूनिवैक ने कंप्यूटर के व्यवसायीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
यूनिवेक पहला ग्राहक संयुक्त राज्य अमेरिका की जनगणना में उपयोग किया गया था। भारतीय नागरिकों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए किस प्रकार के कंप्यूटर का प्रयोग होता है? मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर, विशेष प्रयोजन कंप्यूटर। तो भारतीय नागरिकों को जो बैंकिंग सेवा प्रयोग होता है दोस्तों वो मेनफ्रेम कंप्यूटर का होता है। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। थोड़ी सी व्याख्या भी देख सकते हैं दोस्तों, व्याख्या दे रखी है। जो मेनफ्रेम कंप्यूटर होते हैं दोस्तों वो अपनी उच्चतरी विश्वसनीयता और सुरक्षा के लिए जाने जाते हैं, जो बैंकिंग अनुप्रयोगों में काम किए जाते हैं। भारत में कई बैंक मुख्य बैंकिंग कार्यों के लिए मेनफ्रेम कंप्यूटरों का ही उपयोग करती हैं। तो पूछा जाता है बैंकिंग है, बीमा है, दूरसंचार में मेनफ्रेम कंप्यूटर का ही उपयोग किया जाता है। अन्य भी कंप्यूटर है दोस्तों जिसमें आता है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर होता है दोस्तों मेनफ्रेम कंप्यूटर से छोटे होते हैं, कम शक्तिशाली भी होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर होते हैं दोस्तों छोटे होते हैं और जिनका उपयोग व्यक्तिगत कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे लैपटॉप और डेस्कटॉप। अगला सवाल है आपका, सामान्य घरेलू कंप्यूटर किसका उदाहरण है? मिनी कंप्यूटर का, माइक्रो कंप्यूटर का, मेनफ्रेम कंप्यूटर का, विशेष प्रयोजन कंप्यूटर का। तो सामान्य घरेलू कंप्यूटर उदाहरण है दोस्तों वो है आपका माइक्रो कंप्यूटर का। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण है। अगला सवाल है आपका, अच्छा सवाल है दोस्तों, पूछा जा सकता है। व्यक्ति और मशीन में भेद करने के लिए इंटरनेट पर प्रयुक्त चुनौती प्रति उत्तर प्रमाणीकरण क्या कहलाती है दोस्तों? अच्छा सवाल है दोस्तों। ओटीपी, कैप्चा, क्यूआर कोड, पासवर्ड। व्यक्ति और मशीन में भेद करने के लिए इंटरनेट पर प्रयुक्त चुनौती होती है दोस्तों प्रमाणीकरण के लिए होती है दोस्तों, वो होती है आपकी कैप्चा। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अच्छा सवाल है दोस्तों, पूछा जा सकता है आपके लिए। थोड़ी सी व्याख्या भी देख सकते हैं दोस्तों। जो कैप्चा का उपयोग वेबसाइटों को बाइट्स और अन्य स्वचालित कार्यों के बचाने के लिए किया जाता है। जो बॉट्स होते हैं उनसे बचाने के लिए किया जाता है कैप्चा का उपयोग। कैप्चा आमतौर पर एक छवि या ऑडियो चुनौती के रूप में प्रस्तुत किया जाता है जिसे मनुष्य आसानी से हल कर सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर के लिए हल करना मुश्किल होता है। कैप्चा का उपयोग ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन, खाता निर्माण और अन्य कार्यों में स्वचालित दुरुपयोग से बचाने के लिए किया जाता है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल है आपका, निम्न में से कौन सा प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर नहीं है? एनिएक, PDP-11, यूनिवेक फर्स्ट, IBM 701। तो दोस्तों जो प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर नहीं है वो है आपका PDP-11 है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था जो बड़े और नाजुक और अविश्वसनीय थे। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर जिनमें वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में यूनिवेक है, यूनिवेक फर्स्ट है, एनिएक है, IBM 701 है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे। और जो PDP-11 है दोस्तों वो आपका मिनी कंप्यूटर का उदाहरण है जिसमें ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता है। द्वितीय पीढ़ी का उदाहरण है। प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर का उपयोग मुख्य रूप से वैज्ञानिक और सैन्य अनुसंधानों में प्रयोग किया जाता था। अगला सवाल है आपका, स्टोर्ड प्रोग्राम आधारित कंप्यूटर कौन सा है? एनिएक, एडवेक, यूनिवेक, IBM 701। तो स्टोर्ड प्रोग्राम आधारित प्रथम कंप्यूटर है दोस्तों वो आपका एडवेक। ऑप्शन बी आपका सही जवाब
हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? चार्ल्स विलियम, एलन ट्यूरिंग, चार्ल्स बेबेज, इनमें से कोई नहीं। कंप्यूटर का आविष्कार किया था दोस्तों चार्ल्स बेबेज ने किया था। बहुत ही सरल प्रश्न है, इस प्रकार का प्रश्न पूछा नहीं जाएगा वैसे तो, फिर भी जानकारी होनी चाहिए। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है दोस्तों। अगला सवाल है आपका, IBM 1401 है प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर, द्वितीय पीढ़ी कंप्यूटर, तृतीय पीढ़ी कंप्यूटर, चतुर्थ पीढ़ी कंप्यूटर? तो IBM 1401 है दोस्तों, वो द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर है दोस्तों जिसमें ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था। अगला सवाल है आपका, किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर को उपयोग में लाया जाता है? प्रथम पीढ़ी में, द्वितीय पीढ़ी में, चतुर्थ, तृतीय? तो प्रथम पीढ़ी में तो वैक्यूम ट्यूब था, द्वितीय पीढ़ी में ट्रांजिस्टर था। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया उनसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला सवाल है आपका, टेलीफोन रिले, लाइट बल्ब्स और बैटरी का प्रयोग करते हुए विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर किसने बनाया? जॉन स्टीवर्ट्स, कॉनार्ड जूस, क्लॉड सोन, हॉवर्ड एच एलिकेन? तो टेलीफोन रिले, लाइट बल्ब, बैटरी का उपयोग करते हुए विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर बनाया था दोस्तों, वो बनाया था जॉन स्टीवर्ट्स ने। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। थोड़ी सी व्याख्या भी देख सकते हैं दोस्तों, व्याख्या दे रखी है। जॉन स्टीवर्ट्स एक अमेरिकी गणितज्ञ और भौतिकी विज्ञानी थे। उन्होंने कॉम्प्लेक्स नंबर कैलकुलेटर का विकास किया था। यह कैलकुलेटर टेलीफोन रिले का उपयोग करके बनाया गया था जो विद्युत रूप से संचालित स्विच होते थे। स्टीवर्ट्स के कैलकुलेटर का उपयोग सैन्य अनुप्रयोगों के लिए किया गया था। यह पहला कंप्यूटर नहीं था लेकिन यह शुरुआती इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटरों में से एक था दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण था। अगला सवाल है आपका, जापानी पंचम पीढ़ी कंप्यूटर्स के लिए किस भाषा को आधार की तरह प्रयोग में लिया जा रहा था? एल्गोल, कोवल, सी, प्रोलॉग? तो जापानी में पंचम पीढ़ी कंप्यूटर्स के लिए प्रोलॉग भाषा को आधार की तरह प्रयोग में लिया जा रहा था। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। थोड़ी सी व्याख्या भी देख सकते हैं दोस्तों। तो ये प्रोलॉग प्रोग्रामिंग इन लॉजिक एक लॉजिक प्रोग्रामिंग भाषा है जिसका उपयोग कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुप्रयोग के लिए किया जाता था। जापान ने 1980 के दशक में पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों को विकसित करने के लिए एक योजना शुरू की थी जिसका उद्देश्य AI क्षमताओं वाले कंप्यूटरों का निर्माण करना था। प्रोलॉग को इस प्रयोजन के लिए आधार भाषा के रूप में चुना गया था दोस्तों। जापान में प्रोलॉग का आविष्कार किया था जब। अगला सवाल है आपका, निम्न में से आकार में सबसे छोटा कंप्यूटर कौन सा है? सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम, मिनी? तो आकार में सबसे छोटा है दोस्तों वो है आपका माइक्रो कंप्यूटर। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। सुपर कंप्यूटर होते हैं वो इस तो सबसे बड़े होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर होते हैं वो छोटे होते हैं। अगला सवाल है आपका, PDA का अर्थ है? PDA का अर्थ है पर्सनल डाटा असिस्टेंट, पर्सनल डाटा अकाउंट, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, पर्सनल डिजिटल अकाउंट?
तो पीडीए स्टैंड होता है दोस्तों, पीडीए का अर्थ होता है दोस्तों वो होता है आपका पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। पीडीए होता है दोस्तों एक हैंड हेल्ड कंप्यूटर है जिसका उपयोग व्यक्तिगत जानकारी को संग्रहित करने और व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है, पीडीए होता है। अगला सवाल है आपका, कंप्यूटर की पीढ़ियों के संदर्भ में स्तंभ फर्स्ट और स्तंभ सेकंड को विचार करना है दोस्तों, मिलाना है कंप्यूटर में। दे रखे हैं आपके ट्रांजिस्टर था, मिलाना है दोस्तों ट्रांजिस्टर, VLSI, मशीन लैंग्वेज और परम, इनको मिलाना है। ट्रांजिस्टर था दोस्तों वो दूसरी पीढ़ी में था, पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब था, तो एक का सी हो जाएगा, एक का सी हो जाएगा। ट्रांजिस्टर था दोस्तों दूसरी पीढ़ी, सेकंड कंप्यूटरों के जनरेशन कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता था। द्वितीय पीढ़ी कंप्यूटरों में ट्रांजिस्टर ने वैक्यूम ट्यूब को प्रतिस्थापित किया था, वैक्यूम ट्यूब का स्थान लिया था। ट्रांजिस्टर उपयोग किए गए कंप्यूटर थे, तेज थे, विश्वसनीय थे, ऊर्जा कुशल में थे, जैसे IBM 1401, IBM 7090, ये द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर थे। और VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इसका उपयोग चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों में किया गया था दोस्तों, जिसके उदाहरण हैं दोस्तों वो हैं आपके IBM PC, एप्पल मैनीस्टॉस, ये प्रमुख इसके उदाहरण हैं। और जो मशीनी लैंग्वेज है दोस्तों वो पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में उपयोग की गई थी, मशीनी लैंग्वेज पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में। जो कंप्यूटर की सबसे मूलभूत भाषा है जिसमें बाइनरी कोड का उपयोग किया गया था, ENIAC और ENIAC। परम कंप्यूटर है दोस्तों पांचवी पीढ़ी का कंप्यूटर है जिसमें भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है दोस्तों, परम कंप्यूटर है, पहला कंप्यूटर वो परम 8000 को 1991 में CDEC सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग द्वारा विकसित किया गया था। पांचवी पीढ़ी कंप्यूटरों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग NLP जैसी उन्नत तकनीकों का समावेश किया गया था। अगला सवाल है आपका, इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग, इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग कंप्यूटर की किस पीढ़ी में शुरू हुआ था? इंटीग्रेटेड होता है दोस्तों IC चिप का उपयोग किया गया था दोस्तों, वो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था। ऑप्शन 3 वो ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन D। कई परीक्षा में पूछा भी गया है दोस्तों क्वेश्चन। प्रथम पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब था, द्वितीय पीढ़ी में था आपका ट्रांजिस्टर था, तृतीय पीढ़ी में IC था, चौथी पीढ़ी में VLSI था और पांचवी पीढ़ी में ULSI था। ये प्रमुख इनकी उपयोग में ली गई सामग्रियां थी। जो तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर थे दोस्तों उनको 1964 से 1971 में विकसित किया गया था। इनका मुख्य तकनीक था वो IC था, इंटीग्रेटेड सर्किट था।
जिसकी प्रोग्रामिंग भाषाएं थी सी है थी बेसिक आदि प्रमुख इसकी प्रोग्रामिंग भाषा थी। आकार में ये छोटे, पहले कंप्यूटर की तुलना में ये आकार में छोटे थे। जिसके प्रमुख उदाहरण है दोस्तों वो है IBM 360, यूनिवेक 1008, हनीवेल 200, PDP 8, ये प्रमुख इसके उदाहरण भी हैं। अगला सवाल है दोस्तों, अगला सवाल दे रखा है, अच्छा सवाल है दोस्तों, पूछा जा सकता है। जब एक बार आप प्रयुक्त प्रोग्राम और जरूरी डेटा उपलब्ध करा देते हैं तो कंप्यूटर को इंसानी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती है। यह लक्षण कहलाता है एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी, वर्सेटिलिटी, ऑटोमेटिक। जब एक बार प्रयुक्त प्रोग्राम और जरूरी डेटा उपलब्ध करा देते हैं तो कंप्यूटर को इंसानी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती है। यह दूसरा होता है ऑटोमेटिक। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब किया गया था? 1880, 1900, 1906, 1910। तो वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार 1906 में किया गया था। वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार 1906 में किया गया था। आविष्कार श्रेय लीडी फॉरेस्ट को दिया जाता है दोस्तों। इन्होंने इसे ओडियोन नाम दिया था। ओडियोन नाम दिया था वैक्यूम ट्यूब को। वैक्यूम ट्यूब का उपयोग पहले प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में किया गया था। अगला सवाल है आपका, कंप्यूटर 5 मूल कार्य क्रियान्वित कर सकता है जो इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज, कंट्रोल, और एक था आपका प्रोसेस। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज, कंट्रोल, ये प्रमुख 5 उपयोग कर सकता है कंप्यूटर। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। कंप्यूटर द्वारा किए जाने वाले 5 मूल कार्य होते हैं दोस्तों, वो होते हैं आपके इनपुट है, प्रोसेस है, आउटपुट है, स्टोरेज है, कंट्रोल है। इनपुट डेटा या निर्देशों को दर्ज करना होता है। डेटा पर गणना एवं अन्य ऑपरेशन करना प्रोसेस होता है। डाटा, संसाधित डाटा या जानकारी प्रदर्शित करना आउटपुट होता है। डेटा या निर्देशों को संग्रहित करना स्टोरेज होता है। कंप्यूटर के विभिन्न घटकों के संचालन को निर्देशित करना कंट्रोल होता है दोस्तों। अगला सवाल है आपका, पंचकार्ड का जनक किसे कहा जाता है? वो थे आपके हरमन हेलोरिथ। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। पहले भी कराया था दोस्तों। अगला सवाल है आपका, कृत्रिम बुद्धि का प्रयोग करने वाले कंप्यूटर किस पीढ़ी से संबंधित हैं? तो कृत्रिम बुद्धि का प्रयोग करने वाले हैं वो आपके 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। ULSI का प्रयोग किया जाता था कंप्यूटरों में। 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर थे। अगला सवाल है आपका, पुस्तकालयों में निम्न में से कौन सा कंप्यूटर अधिकतम प्रयुक्त है? एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड, माइक्रो कंप्यूटर। तो पुस्तकालय में होता है दोस्तों वो माइक्रो कंप्यूटर होता है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, एनालिटिकल इंजन किसने बनाया था? पास्कल, जेम्स वाट, चार्ल्स बेबेज, गॉटफ्राइड ने। तो एनालिटिकल इंजन बनाया था दोस्तों चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, कंप्यूटर में से हाल ही में हटाई गई फाइलें कंप्यूटर में कहाँ पर संग्रहित होती हैं? रिसाइकिल बिन, डेस्कटॉप, टेक्स्ट बार, माई कंप्यूटर। तो कंप्यूटर से हाल ही में हटाई गई फाइलें होती हैं दोस्तों वो आपकी रिसाइकिल बिन में होती हैं। ऑप्शन एक आपका सही जवाब हो जाएगा। रिसाइकिल बिन, तो रिसाइकिल बिन होता है दोस्तों वो स्थानीय जहाँ अस्थायी रूप से डिलीट की गई फाइलें होती हैं। रिसाइकिल बिन में रखी गई फाइलों को रिस्टोर कर पुनः प्राप्त किया जा सकता है। यदि फाइलों को रिसाइकिल बिन से भी डिलीट कर दिया जाए या शिफ्ट प्लस डिलीट किया जाए तो फाइल स्थायी रूप से हट जाती है।
विंडो ओएस में रिसाइकिल बिन का उपयोग होता है दोस्तों। MAC OS में भी ट्रैश का उपयोग किया जाता है। लिनक्स सिस्टम में रिसाइकिल बिन का विकल्प ट्रैश डिक्शनरी होता है दोस्तों। बेबेज का विश्लेषणात्मक इंजन प्रस्तावित किया गया था 1836 में। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा, चार्ल्स बेबेज। थैंक यू दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगले प्रश्न आपको अगली वीडियो में कराए जाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद। अपनी प्रिपरेशन करते रहें, हमारे जीके गुरु टेक चैनल के साथ जुड़े रहें।